Hello students, good morning to everyone. BKM India is here and today I'm here with a very sweet story of your course syllabus. Students, this story is very much touching, very much entertaining, full of humor and satirical punches too. The writer who merges the such essential qualities of his story in his write-ups, certainly he is known as the better one and as the more famous one. I'm talking about the story The Tiger King. This story in course syllabus of 12th is very much entertaining. Students like it and teachers also like to teach it because at each and every step, teachers and students, they both enjoy together. They get the sense of the society. They get some special inspiration in their mind to be motivated, to be guided, to be enjoyed. आइए आज हम लोग इस स्टोरी को पढ़ते नहीं हैं, इस स्टोरी को सुनते हैं. Here you have not to concentrate what is written on the board. You have to concentrate to my presentation, to my speaking, to my narratives, how I go to narrate this story. ये स्टोरी अपने आप में व्यंग है, अपने आप में हास्य है, अपने आप में रियलिटी है, अपने आप में तत्कालीन समाज का एक आईना है, where we see द सोसाइटी. बात तब की है जब हमारा देश गुलाम था. हमारे देश में बहुत सारे देसी राजा थे, छोटे छोटे राजा थे और वो सभी राजा अपने आप को कैसे आप यूं कह सकते हैं हाइपोक्रेसी में, कैसे अपने आप को दिखावे में, कैसे अपने आप को केवल पॉम्प अप शो करने में व्यस्त रहते थे. और इसको एक बड़े ही हास्य के अंदाज में, बहुत ही ह्यूमरस मूड में राइटर ने इसे प्रेजेंट किया है. और विद सेंस ऑफ ह्यूमर, अ वेरी गुड पंचेस ऑफ सटायर्स आर आल्सो देयर. सटायर मींस व्यंग होता है, बहुत व्यंग्यात्मक शैली है और इस शैली में राइटर ने इस स्टोरी को आपके सामने परोसा है. बड़ी इंटरटेनिंग स्टोरी है और इस स्टोरी को पढ़ने से पहले कुछ हम लोगों को राइटर के बारे में जान लेना चाहिए. राइटर काल्की, ये इनका पेन नेम है. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका असली नाम कुछ और होता है, लेकिन राइटर्स वो अपनी राइटिंग वो किसी और नाम से करते हैं. तो इनका ओरिजिनल नाम है रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति. ये एक तमिल राइटर थे एंड ही हैज बीन रियली रिनाउंड नेम in Tamil literature, in English literature too. 1899 to 1954, his work duration is he's a Tamil writer, he's a poet, he's a critic, he's a journalist, and an Indian independence activist. ये हमारे एक स्वतंत्रता सेनानी भी हैं. और he has written 120 short stories, 120 छोटी कहानियां. जैसे ये टाइगर किंग आप पढ़ रहे हैं, इस तरह से 120 शॉर्ट स्टोरीज इन्होंने लिखी हैं. एंड 10 नॉवेल्स, 10 उपन्यास भी लिखे, और भी 5 नॉवेल्स इन्होंने लिखे. बहुत सारे हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स को भी इन्होंने हाईलाइट किया है. एंड मेनी फिल्म राइटर्स ऑल्सो ही हैज रिटन. So he has been a capital hand in writing with a special sense of satire, humor, and the depth of story and the message of story. So now we have to start this story. But before starting this story, we have to discuss about characters. There are not many characters in this story.
only 3 or 4 characters are there, and speaking characters, only 3 speaking characters are there. One, the Maharaja, Tiger King, and another one is Diwan, and next one, the astrologer, and the last one, Durai, a British officer. This story begins in a very humorous setup. एक राजा के घर में एक बच्चा पैदा होता है, और बच्चा पैदा होने के 10 दिन बाद राज्य के जो राजसी एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, भविष्यवाणी करने वाले राजपुरोहित उनको कह सकते हैं, राजपुरोहितों का एक दल राजभवन आता है और उस 10 दिन के बच्चे की भविष्यवाणी करता है। इस बच्चे के पिता इस बच्चे के भविष्य को लेकर बड़ा उत्सुक हैं जानने के लिए, और पुरोहितों से पूछते हैं, महाराज बताइए ये बच्चा भविष्य में क्या करेगा। राजपुरोहितों ने आदती होने के नाते राजा साहब के सामने कहा, महाराज इस बच्चे का क्या कहना है, ये तो बच्चा वॉरियर ऑफ वॉरियर्स होगा, ही विल बी द किंग ऑफ किंग्स, राजाओं का राजा होगा। जितनी क्वालिटीज, जितने एट्रीब्यूट्स, जितनी अच्छी बातें एस्ट्रोलॉजर्स इस बच्चे के साथ जोड़ सकते थे, एस्ट्रोलॉजर्स ने जोड़ा। राजा बहुत खुश हो गए, लेकिन उसमें जो सबसे बूढ़ा एस्ट्रोलॉजर था, जो सबसे ओल्डेस्ट, जो सबसे मोस्ट एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोलॉजर वर देयर, he told but and he stopped, कहा लेकिन, और कह के थोड़ा गंभीर हो गया। राजा ने पूछा, बालक प्रिंस किंग के पिता ने पूछा, क्या लेकिन, आगे बताइए, व्हाट हैपेंड, व्हाट इज द मैटर। उसने कहा कि राजन, वो चीजें नहीं बताई जानी चाहिए आपको। कहा कि नहीं आप बताइए। कहा कि दिस चाइल्ड हैज गॉट हिज बर्थ इन सच ए स्टार दैट ही हैज टू डाई वन डे, ही हैज टू डाई वन डे, एक दिन इसकी मृत्यु हो जाएगी। अभी राजन यह सोचकर थोड़ा चिंतामग्न हुए कि वो बालक, 10 दिन का बालक, द 10 days old चाइल्ड, अपनी स्पीकी आवाज में बोला, ओ मूड, ओ फुलिश पीपल, एवरीबडी नोज हु गेट्स हिज बर्थ इन दिस वर्ल्ड, one day he goes to die. What's your prophecy? सारे भविष्यवाणी करने वाले सारे पुरोहित लोग इधर उधर देखने लगे, कौन बोल रहा है। Just come on, see me, I'm speaking. Then all astrologers went to see the little child of 10 days and he is speaking. And they were quite stunned, they were quite surprised. This 10 days old child is not only speaking, but he is asking intelligent questions. ये 10 दिन का बच्चा सिर्फ बोल नहीं रहा, ये तो बड़ी इंटेलिजेंट क्वेश्चंस पूछ रहा है। बच्चा आगे सवाल किया, ओ इंटेलिजेंट प्रोफेसर्स, ओ इंटेलिजेंट एस्ट्रोलॉजर्स, if you are really good astrologer, you should tell that how my death will come to me. And if you tell it, certainly I'll accept it. That yes, you are a good astrologer. All astrologers got stunned and they were surprised. And they started confronting each other. They started talking each other, whispering each other. The oldest one counted his fingers and he did some counting. कुछ अपना गणना किया। सबसे बूढ़ा जो एस्ट्रोलॉजर था उसने कुछ गणना किया, गणना करके कहा, महाराज, दिस चाइल्ड हैज गॉट हिज बर्थ इन बुल स्टार, दिस चाइल्ड हैज गॉट हिज बर्थ इन बुल स्टार एंड सर्टेनली बुल्स आर द एनिमीज टू टाइगर्स। इस बच्चे का जन्म जो हुआ है वो वृषभ नक्षत्र में हुआ है, और वृषभ का मतलब बैल होता है, बुल होता है, सांड होता है, और सांडों के दुश्मन टाइगर्स होते हैं।
so certainly his death will be caused due to tigers. आप कल्पना नहीं कर सकते कि वो 10 दिन का बच्चा टाइगर्स का नाम सुन के डरा नहीं, और टाइगर्स का नाम सुन के वो और गुर्राने लगा. He started roaring. His eyes were spread. His eyes were being bigger and calling not to the astrologers. He addressed all the tigers of the world. Oh tigers, beware, beware. The biggest tiger is coming. Don't worry. Now you should see the beauty of this story. This story is very much beautiful in the sense how writer goes to make this 10 days child to speak, and not only to speak, but to roar, but to give a solid message to the world. This is the first part of this story, prophecy and miracle. Prophecy and miracle. Prophecy का मतलब होता है भविष्यवाणी, miracle का मतलब चमत्कार. यह चमत्कार हुआ कि 10 दिन का बच्चा बोलने लगा, और प्रोफेसी क्या थी कि ये 10 दिन का बच्चा पैदा हुआ है तो एक दिन मर जाएगा, और मिरेकल ही था कि वो 10 दिन का बच्चा पूछा, मूढ़ ये तो बता कि मेरी मौत कैसे होगी. वो बताता है कि तुम्हारी मौत टाइगर से होगी. क्यों? क्योंकि तुम्हारा जन्म वृषभ नक्षत्र में हुआ है, बुल स्टार में हुआ है. कहानी आगे बढ़ती है. प्रिंस चाइल्डहुड आई गई, बात खत्म हो गई, बच्चे का पालन पोषण शुरू हो गया, और बड़े ही व्यंग्यात्मक अंदाज में राइटर ने बताया है कि इस राजकुमार का पालन पोषण कैसे ब्रिटिश अंदाज में हुआ, कैसे ब्रिटिश मैनर में हुआ. यहां तक कह रहा है कि इस राजकुमार को अंग्रेजी गाय का दूध पिलाया जाता था. इसकी देखभाल करने के लिए एक इंग्लिश नैनी रखी गई थी. उसे जो पढ़ाता था वो भी इंग्लिश ट्यूटर था. और इतना ही नहीं, राजकुमार को मनोरंजन के लिए जब फिल्में दिखाई जाती थी तो दे वर ऑल्सो इंग्लिश मूवीज. नाउ यू कैन सी, ये एक चित्रण है, यह एक प्रेजेंटेशन है ऑफ दोज डेज. उन दिनों का यह एक प्रेजेंटेशन है, और इस प्रेजेंटेशन को आप बहुत एंजॉय कर रहे होंगे. बच्चे का पालन पोषण बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. बोर्ड में एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हाउ वाज द चाइल्ड किंग, हाउ वाज द प्रिंस ब्रॉटर, कैसे उसका पालन पोषण हुआ. तो उसका पालन पोषण ब्रिटिश मैनर में हुआ. अंग्रेजी गाय का दूध पीता था, अंग्रेजी की किताबें पढ़ता था, इंग्लिश ट्यूटर उसे पढ़ाते थे, और इंग्लिश नैनी उसकी देखभाल करती थी, और इवन मनोरंजन के लिए उसे इंग्लिश मूवीज भी दिखाए जाते थे. एनीवे, बच्चा बड़ा हो गया. When he became 20 years around, he became the king of his kingdom. और वो प्रोफेसी पूरी जनता भूल गई थी. राजा जब वो प्रिंस राजा बना तो इसकी कानाफूसी, इसके बारे में विस्परिंग पूरे साम्राज्य में फैल गई. लोग एक दूसरे से बात करने लगे, अरे यार वो तो एस्ट्रोलॉजर ने इस तरह की प्रोफेसी की थी कि दिस किंग विल डाई ड्यू टू टाइगर्स. और यह कानाफूसी, यह बातचीत, यह लोगों के बीच के आपस की मंत्रणा धीरे धीरे घूमते फिरते राजा के कानों तक पहुंच गई. King had also forgotten because he was only 10 days old that time when this complete episode happened. That time he was only 10 days old, and now he had also forgotten the same. और जब ये बात धीरे धीरे उसके कान तक पहुंची कि इस राजकुमार के बारे में इस तरह की प्रोफेसी थी, तो राजा के कान खड़े हो गए. और कान खड़े ही नहीं हो गए, राजा ने इसे एक चैलेंज के रूप में लिया. और राजा ने कहा, अब तो मुझे कुछ करना पड़ेगा. और क्या करना पड़ेगा? राजा अपनी बंदूक उठाया, जंगल में गया और पहले टाइगर का शिकार कर दिया. और एक टाइगर का शिकार करने के बाद अपनी
बड़ाई करते हुए, अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करते हुए, अपने आप को ज्यादा सॉलिड महसूस करते हुए, एंड ही पुट दिस एग्जाम्पल एज हिज ब्रेवरी, एंड ही सेंट द डेड बेस्ट टू द एस्ट्रोलॉजर। अपने नौकर को बुला के कहा कि इस मृत टाइगर को ले जाकर उसके गले में बांध दो, उसके घर पहुंचा दो और बता दो कि जिस राजा के बारे में उसने ये प्रोफेसी की थी, जिस राजा के बारे में उसने एक भविष्यवाणी की थी कि इस राजा की मौत टाइगर से होगी, उस राजा ने इस टाइगर का शिकार कर दिया है। नौकर यह सूचना लेके एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंचता है। बूढ़ा एस्ट्रोलॉजर को वो बताता है कि राजा साहब ने एक टाइगर का शिकार कर दिया। एस्ट्रोलॉजर कहता है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं, तुम्हारा राजा इस तरह से 99 टाइगर्स का शिकार कर सकता है, लेकिन 100वें टाइगर पर उसे अलर्ट रहना होगा। नौकर पूछता है अगर 100वां टाइगर भी मार दिया तो? Astrologer says very politely, if it happens, अगर ऐसा होता है, I will tear my all books of astrology. I will get barred, मैं अपने बाल, अपनी चुंडी मुड़वा लूंगा, and I will be an insurance agent. It means I will leave my prophecy, I'll leave my astrology. अगर ऐसा हो गया तो the same statement came to the Tiger King, and now the Tiger King decided to kill 100 tigers. एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि अगर 100वें टाइगर का 99 टाइगर्स राजा ऐसे ही मार सकता है, लेकिन 100वें टाइगर का अगर शिकार कर दिया तो मैं एस्ट्रोलॉजी की सारी किताबें फाड़ दूंगा और फाड़ के अपना चुंडी कटवा लूंगा, और चुंडी कटवाने के बाद मैं एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। और इस बात को एज ए चैलेंज टाइगर किंग ने लिया, एंड टाइगर किंग डिसाइडेड टू किल 100 टाइगर्स फर्स्ट, एंड ही डिसाइडेड नॉट टू be involved in any activities of the kingdom until he goes to kill 100 tigers. राजा ने शपथ ले ली कि जब तक 100 टाइगर का शिकार नहीं करूंगा, राजकाज के किसी कार्यक्रम में भाग नहीं लूंगा। और राजा जंगल में निकल गया और दनादन टाइगर्स का शिकार करना शुरू कर दिया। इसी बीच और एक काम और किया राजा ने कहा कि अब तो टाइगर्स पर सिर्फ मेरा अधिकार है। टाइगर्स can be hit, tigers can be killed only by the Tiger King. इस राजा के नाम को बताना थोड़ा सा मैं जरूरी समझ रहा हूं। इसके पहले टाइगर किंग अब इसका नाम पड़ा, इसके पहले जिलानी जंग बहादुर, बहुत लंबा नाम है, MADCAT, आप बुक देख लीजिएगा और वो नाम देख लीजिएगा। इस राजा के हाइपोक्रेसी का, उनके पाखंड का, उनके विस्तार का एक वर्णन करता है कि राजा साहब कितने पढ़े लिखे हैं, इनका कितना बड़ा नाम है। पूरा 5 लाइन का इनका नाम ही है, वो आप देख लीजिएगा। उनका असली नाम वो था। आज उन्हें निक नेम मिला, आज उन्होंने टाइगर किलिंग की जो शपथ ली कि 100 टाइगर का शिकार करूंगा और तब राजकाज के कार्यक्रम में भाग लूंगा, इसलिए इनका नाम टाइगर किंग के नाम से विख्यात हुआ। आगे बढ़ते हैं, स्टोरी आगे बढ़ती है। दनादन शिकार कर रहे हैं, इसी बीच एक ब्रिटिश ऑफिसर दुराई आता है, और दुराई की एक इच्छा है कि वो एक मृत टाइगर के साथ या एक शिकार टाइगर के साथ वो अपना एक फोटोग्राफ खिंचवाए, और राजा से परमिशन मांगता है। राजा साहब टाइगर का शिकार करने का आदेश दें आप। राजा साहब कहते हैं नहीं, तुम चूहे का शिकार कर लो, मच्छर का शिकार कर लो, बिल्ली का शिकार कर लो, जो और कहो तुम करवाने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन टाइगर, नो, इट इज इम्पॉसिबल, आई विल नेवर अलाउ। दुराई थोड़ा नाराज होता है, कहते हैं साहब आप ही शिकार कर लो, और आपके मृत टाइगर के साथ बस हम एक फोटो खिंचवाना चाहते हैं बंदूक लेके। तो राजा को अपने आत्मसम्मान पर आ पड़ी, कहा ओ यू आर गोइंग टू कंपेल मी, नेवर, ये भी मैं अलाउ नहीं करूंगा। और दुराई वापस लौट के चला जाता है। बाद में दीवान उसको समझाता है साहब ये तो भारी पड़ सकता है, हमारा पूरा साम्राज्य जा सकता है, अंग्रेज बहुत ताकतवर हैं और हम पर चढ़ाई कर सकते हैं और हमारा राजपाट सब हाथों से जा सकता है। राजा पूछता है तब उपाय क्या है? कहा कि उपाय है, कलकत्ता के सुनार को, कलकत्ता के ज्वेलरी मेकर्स को ऑर्डर किया जाता है, 50 डायमंड रिंग्स मंगवाए जाते हैं, और एज अ ब्राइब, एक घूस के तौर पे
दुराई की पत्नी को, दुराय सानी को एज ए गिफ्ट भेजा जाता है। राजा यह सोचते हैं कि दुराय सानी जो है, दुराई की पत्नी जो है, उसमें से एक दो अच्छी अंगूठियां ले लेंगी, बाकी वापस कर देंगी और उनका काम हो जाएगा। जब दुराय सानी खुश हो जाएंगी तो दुराय साहब तो ऐसे ही खुश हो जाएंगे। और दुराय सानी को 50 रिंग्स लॉट आर सेंट, thinking that she will take only 2 or 3, but unfortunately she keeps all 50 diamond rings and the king has to pay 3 lakhs rupees to that jeweler. इतना पे करने के बाद भी 3 लाख रुपए दुराय सानी पूरी सारी अंगूठियां रख लेती हैं और एक थैंक्स लेटर भेज देती हैं कि यस थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे ये गिफ्ट दिया। और राजा साहब को 3 लाख रुपए भजने पड़ते हैं, 3 लाख रुपए देने पड़ते हैं उस ज्वेलर को। राजा फिर भी खुश हैं, चलो 3 लाख रुपया भी देके अपना साम्राज्य तो बच गया। एक समस्या और आ गई वहां। दिस वॉज द फर्स्ट प्रॉब्लम इन टाइगर हंटिंग एंड द सेकेंड प्रॉब्लम इज देयर कि अब धीरे धीरे प्रतिबंधपुरम, नाम याद रखिएगा, प्रतिबंधपुरम राजा का किंगडम है, राजा का साम्राज्य है। प्रतिबंधपुरम के जंगलों में अब टाइगर्स का अकाल पड़ गया, सारे टाइगर्स लापता हो गए, धीरे धीरे सारे टाइगर्स का शिकार हो गया। अब तक 70 टाइगर्स का शिकार राजा कर चुका है और अब राजा को चाहिए और टाइगर्स। अब टाइगर्स नहीं मिल रहे, राजा के पास एक उपाय है। राजा अपने दीवान को बुलाता, कहता दीवान साहब ये बंदूक देख रहे हैं आप? हाँ साहब देख रहे हैं। आपको पता है मुझे एक टाइगर का और शिकार करना है, सॉरी अभी मुझे 30 टाइगर का शिकार करना है। हाँ साहब लेकिन मैं टाइगर नहीं हूं। अरे मुझे पता है कि आप टाइगर नहीं हैं, आपको पता है मुझे शादी करनी है। क्या कि टाइगर आप हमसे शादी थोड़ी कर सकते हैं। एक बड़ा ही सेंस ऑफ ह्यूमर वहां दिया गया। अरे पागल, मैं तुमसे शादी करने की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे टाइगर चाहिए। दीवान कहता है साहब आपके पुरखों ने कभी बंदूक से शादी कर ली, कभी तलवार से शादी कर ली, आप अपनी बंदूक से शादी कर लीजिए। अब टाइगर क्यों ले आएंगे, एक ही टाइगर किंग काफी है, यहां एक टाइग्रेस आ गई तो और बड़ा मुश्किल हो जाएगा। राजा हंसने लगता है, कहता है मुझे टाइगर से शादी नहीं करनी है, मुझे वुमन से शादी करनी है, मुझे लड़की से शादी करनी है। एक ऐसी राजकुमारी का पता लगाओ जिसके साम्राज्य में टाइगर्स हों। और दीवान एक झटके में ही ऐसी महारानी, ऐसी रानी की खोज कर डालता है। राजा शादी कर लेता है और राजा का यह सिलसिला अपने ससुराल जाने का लगा रहता है। अपने ससुराल जाता है, जब जाता है 2 4 5 टाइगर्स टपका देता है और इस तरह से करते करते अपने ससुराल के भी सारे टाइगर्स का काम तमाम कर दिया। और नाउ द टाइगर किंग रीचेस अप टू 99 टाइगर्स। 99 टाइगर्स का शिकार राजा कर चुका है। नाउ 1 टाइगर इज मोर रिमेनिंग। राजा अंदर से बेचैन हो जाता है। द किंग इज वेरी मच एंग्जियस, ही इज वेरी मच अपसेट एंड नाउ ही इज नॉट फाइंडिंग द सिंगल टाइगर टू कंप्लीट हिज टारगेट ऑफ 100 टाइगर्स। इसी बीच जंगल से एक खबर आती है कि गांव के आसपास में भेड़ें गायब हो रही हैं। शीप आर बीइंग लॉस्ट। इससे लोग उम्मीद करते हैं कि यह किसी न किसी टाइगर का ही काम है। हल्ला उड़ता है, राजा के पास ये खबर पहुंचती है। राजा बहुत खुश होता है और राजा कहता है कि whoever will help me to find this single tiger to kill, I will give him a lot of money, a lot of treasure. दीवान को बुलाता है, कहता है कि अगर यहाँ की जनता इस लास्ट टाइगर के शिकार में हमारी मदद करती है तो देन यू आर अलाउड टू फ्री दिस एरिया फ्रॉम लैंड टैक्स कंटिन्यूअसली 3 years। 3 साल के लिए लैंड टैक्स माफ कर दिया जाएगा इस क्षेत्र का। बहुत खोजने के बाद पता नहीं चलता, उस टाइगर का कहीं पता नहीं चलता। राजा और अधीर होता है, राजा और परेशान होता है, राजा और अपसेट होता है और अपने दीवान को कहता है कि यहां के लोग हमारी मदद करने वाले नहीं है, चलो इनका लैंड टैक्स दुगना कर दो। गुस्से में, क्यों? क्योंकि ये लोग हमारी मदद नहीं कर रहे हैं टाइगर खोजने में। दीवान को समझ में आ जाता है कि ये तो इस राजा को अगर टाइगर्स नहीं मिले तो ये बड़ा उत्पाती बन जाएगा एंड ही विल नॉट लेट एनीवन टू बी इन रिलैक्स। सबका रिलैक्स खत्म कर देगा। दीवान क्या करता है, मद्रास जाता है और वहां के जू से एक बूढ़ा टाइगर
किसी तरह से अरेंज करके अपनी कार में बिठा के ले आता है, रात भर अपने घर पे रखता है। सुबह में अर्ली मॉर्निंग राजा ने शपथ ले ली कि मैं जंगल छोड़ के जाऊंगा ही नहीं, जब तक 100वां शिकार नहीं करूंगा तब तक जंगल छोड़ के नहीं जाऊंगा। और जहां राजा जंगल में इंतजार कर रहा है अपने 100वें टाइगर का, वहां अपनी कार में भरकर उस टाइगर को लेकर दीवान पहुंचता है। दीवान जबरदस्ती उस बूढ़े से टाइगर को अपनी कार से बाहर निकालता है और राजा के सामने ले जाकर धीरे से दूसरी तरफ पेश कर देता है। ऐसा लगता है राजा को कि ये 100वां टाइगर हाथ जोड़कर हमारे सामने आकर कह रहा है, जहां पना मेरे लिए क्या आदेश है। राजा अपनी बंदूक संभालता है और उस राजा के असिस्टेंट्स जो होते हैं वहां, जो उनके मददगार होते हैं, वो लोग भी सतर्क हो जाते हैं और राजा अपनी गोली चला देता है और वहां टाइगर धराशायी हो जाता है। राजा बहुत खुश होता है, उसने 100वें टाइगर का शिकार कर दिया। राजा अपने सभी चारणों को, अपने सभी मंत्रियों को बुलाता है और कहता है कि इस 100वें टाइगर जो हमारा यह 100वां शिकार है, इसको एक बड़े प्रोसेशन के साथ, एक बड़े जुलूस के साथ राजमहल लाया जाए। और राजा के गेस्ट रूम में अब तक 99 टाइगर्स के स्किन्स दीवारों पर लग चुके हैं, डेट लग चुका है कब कब कहां कहां शिकार हुआ। ये 100वें टाइगर का भी शिकार राजा उसी तरह से दीवार पर सजाना चाहता है और कहता है कि ये चूंकि 100वां टाइगर है, इसलिए इसे बड़े इज्जत और सम्मान के साथ, एक बड़े प्रोसेशन के साथ वहां पहुंचाया जाए। राजा यह कहकर अपनी कार में बैठकर निकल जाता है और जब वहां दूसरे शिकारी पहुंचते हैं तो पता चलता है कि टाइगर तो मरा ही नहीं, टाइगर को गोली नहीं लगी। टाइगर अभी देख रहा है, टाइगर तो थोड़ा बहुत बूढ़ा था, बीमार भी था, वो बंदूक की आवाज से बेहोश हो गया था। अब शिकारियों को यह समझ आता है कि अगर ये बात राजा को बताई जाती है तो राजा किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो उसमें से एक शिकारी अपनी बंदूक से उस टाइगर को मार देता है और उसे बड़ी जुलूस के साथ राजमहल लाया जाता है। राजमहल में उत्सव मनाया जाता है। टाइगर किंग इज ऑल्सो वेरी मच हैप्पी बिकॉज ही हैज, according to him, he has killed the 100th tiger. The king has a 3-year-old single child. उसका एक बेटा भी है जिसकी उम्र 3 साल हो गई है और अभी तक अपने बेटे का वो बर्थडे नहीं मनाया है। अब राजा निश्चिंत है और टाइगर किंग अपने बेटे का बर्थडे मनाना चाहता है। आज उसका बर्थडे है और वो सोचता है कि अपने इस 3 साल के बच्चे को मैं क्या बर्थडे दूं, बर्थडे गिफ्ट दूं। मार्केट निकलता है, उसे कुछ नहीं सूझता। एक छोटी सी दुकान रहती है और वहां पहुंचने के बाद उसे एक लकड़ी का टाइगर दिखाई देता है जो बहुत ही अच्छे स्कार्ड नहीं है, जो अच्छे स्किल्ड कारपेंटर के द्वारा नहीं बनाया गया है। उसके सरफेस बहुत स्मूथ नहीं है, उसमें कुछ नुकीले भाग लकड़ी के निकले हुए हैं। राजा उस टाइगर को कहता है कि टाइगर किंग अपने बेटे को एक टाइगर गिफ्ट देगा अपनी जिंदगी का, भले ही वो वुडन हो। उस लकड़ी के टाइगर को वो लेकर अपने घर जाता है, अपने बेटे के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करता है और राजा उस वुडन टाइगर के साथ, अपने बच्चे के साथ खेल रहा है। अनफॉर्चुनेटली उसका एक पर्स, उसका एक नुकीला भाग राजा की अंगुली में चुभ जाता है और राजा उसको बहुत ध्यान नहीं देता, उसे निकाल देता है, लेकिन रात भर में उसकी अंगुली में इन्फेक्शन हो जाता है। अगले दिन आते आते वह इन्फेक्शन पूरे हाथ में फैल जाता है। दीवान की मदद से और मंत्रियों की मदद से मद्रास से डॉक्टर्स आते हैं और डॉक्टर्स के आते आते उसका हाथ पूरा स्वेल कर चुका है, उसके हाथ में बहुत दर्द है, उसके हाथ में दम नहीं है। डॉक्टर्स चेकअप करते हैं और बोलते हैं ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर का ऑपरेशन किया जाता है और बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर, बहुत अच्छा सैटारिकल अंदाज में राइटर इस स्टोरी को एंड करता है और कहता है कि डॉक्टर्स ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं, मुस्कुराते हुए बोलते हैं ऑपरेशन इज सक्सेसफुल बट द किंग इज डेड। ये स्टोरी का एंड है। इस तरह से लकड़ी का टाइगर, एक वुडन टाइगर, राजा से बदला लेता है एंड द Tiger King goes to die with a tiger according to astrologers. Thus this story goes to end and goes to be over. And मुझे लगता है कि ये स्टोरी आपको याद हो गई होगी। Step wise I have written some steps here also, and according to this one also you can revise your story well. So I think this story is quite over and you have got it well, and wish you all the best. And thank you. Other chapters will be given to you in a same manner. Wish you all the best. And before it, I would like to request you,
Please like, share and subscribe this channel.